हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द न्यू क्लास। आज की इस क्लास में हम क्लास 11th एंड 12th की पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। अगर आपने ये सीरीज पहले नहीं देखी है तो ऑलरेडी हम साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑलरेडी हम क्लास 6 से लेकर 12 तक की कंप्लीट कर चुके हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हो और वहां जाके आप चेक कर सकते हो। मैंने ये तीनों की एक कंपाइल्ड वीडियो अपलोड कर दी है। Now today we are going to start with the polity and आज हम polity भी खत्म कर देंगे। Now our mode of explanation will be English। English में हम सारे questions को करेंगे and I will also give you the additional information and I will try कि polity के साथ साथ में आपका रिवीजन भी हो जाए अगर आपने एक बार पढ़ लिया है तो। ठीक है, हमारा मेन फोकस रिवीजन पे है। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड देन यू विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, और उसके बाद पॉज करके आप क्वेश्चन ट्राई करना एंड देन वीडियो को रिज्यूम करके इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट देख लेना, तो आपका ज्यादा अच्छे से ये कवर हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर वाज फॉलोड इन द पार्लियामेंट टू रिमूव विच ऑफ द फॉलोइंग जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस। अब हमें इस क्वेश्चन में, आई होप कि आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। अभी देखो, सबसे बेसिक बात तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल की, तो प्रेसिडेंट ही रिमूव करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को एक अप्रूवल जाता है बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज यानी लोकसभा एंड राज्यसभा से स्पेशल मेजोरिटी से एक प्रोविजन पास होता है। स्पेशल मेजोरिटी से एक प्रोविजन पास होता है जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कोई जज रिमूव हो सकते हैं। तो पहले एक जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जिनके अगेंस्ट ये अप्रूवल, ये रिमूवल का प्रोसीजर जो है इनिशिएट किया गया था। उनका नाम था जस्टिस वी रामास्वामी। 1991 ईयर की बात है। इनके अगेंस्ट, इनको रिमूव करने के लिए एक प्रोसीजर अपनाया गया था, बट ये रिमूव नहीं हुए थे उस टाइम पे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन में पूछे कि कौन से आज तक के हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिनको रिमूव किया गया है या उनको इम्पीच किया गया है, तो आपका आंसर होगा नन। आज तक इनिशिएट तो किया गया है बट रिमूव किसी को भी नहीं किया गया। ऑल्सो यहाँ पे एक फैक्ट आप और ध्यान में रखेंगे कि द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनका, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल का कोई भी प्रोसेस मेंशन नहीं है। तो ये कहाँ पे मेंशन्ड है? तो ये जजेस एक्ट, जजेस एक्ट है ऑफ द ईयर 1961 है या 68 है, आई गेस 1968 है। इसमें सारा प्रोसीजर मेंशन किया गया है अबाउट द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। ऑल्सो अगर यहाँ पे मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से रिलेटेड आपको फैक्ट बताऊं, तो उनकी एज होती है 65 ईयर्स मैक्सिमम, सॉरी 62 ईयर्स, जबकि हाई कोर्ट की जजेस की होती है 65 ईयर्स। ये आप ध्यान रखना। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया हैव टू एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्यों एक्सेप्ट करना पड़ता है? क्योंकि ये मैंने पहले के भी लेक्चर्स में आपको बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उनको देख सकते हो पहले। इंडिया की अगर जुडिशियरी की मैं बात करूं, ठीक है, तो इंडिया में है इंटीग्रेटेड जुडिशियरी का सिस्टम। अब इंटीग्रेटेड जुडिशियरी में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स द टॉप मोस्ट पोजिशन। सुप्रीम कोर्ट के नीचे देयर कम्स द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, एंड प्रेजेंटली इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं, ये भी आप फैक्ट ध्यान में रखना। एंड देन हाई कोर्ट के भी नीचे आती है लोअर कोर्ट्स। ठीक है, अगर लोअर कोर्ट के किसी वर्डिक्ट से, अगर किसी ने अपील की है और लोअर कोर्ट के वर्डिक्ट से वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो इंसान हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। अगर हाई कोर्ट ने भी उस इंसान के अगेंस्ट वर्डिक्ट दिया है, देन दैट द डीप्ड पर्सन कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक इंटीग्रेटेड जुडिशियरी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हमारा कि नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन है। द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट ट्रांसफर हाई कोर्ट जजेस। बिल्कुल गलत है। देयर इज अ कोलिजियम सिस्टम, ये पढ़ा होगा आपने। देयर इज अ कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम में क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, प्लस इनके साथ 4 मोर जजेस होते हैं जो कि हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर की को देखते हैं। अगर मैं आपसे कोलिजियम सिस्टम की बात करूं,
तो थर्ड जज केस में इनेक्ट किया गया था, और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, ये 2015 में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया था। ठीक है। तो उसके बाद से ही इंडिया में देयर इज अ सिस्टम ऑफ कोलेजियम विच डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ जजेस। आई होप दिस इज क्लियर। फॉल्स स्टेटमेंट हमसे पूछा है, बी ही हमारे यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट होगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। Who has given the power to review the judgment or the order given by the Supreme Court India? ठीक है, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ही अपने पावर को, अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकता है, एंड दिस इज वन इज द गिवन इन द आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। 137 क्या है? रिव्यू कर, ये आर्टिकल है कि द सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू द जजमेंट गिवन बाय इटसेल्फ। ऑल्सो Article 124 provides for the establishment of Supreme Court. Article 142 special cases में apply होता है, and Article 143 is President takes the advice of Supreme Court. ठीक है, दो मैटर्स में एडवाइस ले सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट। दैट द फर्स्ट वन इज द मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, द सेकेंड वन इज मैटर्स विच आर रिलेटिंग टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी। कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के पहले की अगर कोई ट्रीटी है, कोई कन्वेंशन है, ठीक है, कोई एग्रीमेंट है, तो इन केसेस में भी प्रेसिडेंट कैन आस्क दी एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को जो एडवाइस देनी होती है, क्या वो बाइंडिंग है सुप्रीम कोर्ट पे, कि कंपलसरी है कि सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी ही देनी है? अगर कोई मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है जिसमें प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस मांगी है, तो उस केस में इन द मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस द सुप्रीम कोर्ट को ये नेसेसरी नहीं है, या कोई लीगल कंपल्शन नहीं है एडवाइस देने का। बट अगर प्रेसिडेंट किसी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, कन्वेंशन, एग्रीमेंट के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगते हैं, देन द सुप्रीम कोर्ट हैज टू गिव द एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई होप दिस फैक्ट इज क्लियर। ठीक है। अगर क्वेश्चन का लेवल एग्जाम में थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ, तो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैन थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं आपको, बट आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा। सी मेरा मेन टारगेट इस सीरीज को करने का यही है कि जो एनसीईआरटी के एमसीक्यू है वो तो मैं कवर कर ही दूं, साथ में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना रिवीजन के पर्पज से, वो भी आपको प्रोवाइड करूं, ताकि इन होल ये लेक्चर्स आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट कैन रिपील एनी लॉ इफ इट कॉन्ट्राडिक्ट्स विद द फंडामेंटल राइट। यस, दिस इज ट्रू। आर्टिकल हमारा 13 यही बताता है, any law which stands against the fundamental rights can be declared null and void. Second है, the term judicial review has been used in the Constitution of India. No, judicial review हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जैसे जैसे डेवलप हुआ है, तो ये हमारे जुडिशियरी ने ये टर्म को डेवलप किया है। कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू के टर्म का कोई मेंशन नहीं है। दैट इज वाई हमारा ए इज रॉन्ग हियर, बट ए इज ट्रू एंड आर इज रॉन्ग। In the constitution of which of the following countries PIL, public interest litigation, has been included in the list of fundamental rights? तो PIL का जो कंसेप्ट है ये हमारा लिया गया था फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, एंड PIL भी जो है दैट वाज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, जैसे जैसे जुडिशियरी विद टाइम चेंज हुई, तो this PIL was a judicial pronouncement. Now, next question number 6. The President of India can refer any matter relating to public interest or interpretation of the Constitution to the Supreme Court for consultation. अब देखो, अब भी मैंने ये एक्सप्लेनेशन आपको दिया है कि यस, पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई अगर मैटर है तो प्रेसिडेंट उसको सेंड कर सकते हैं। तो द सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू गिव एडवाइस विद इन रीजनेबल टाइम। अब देखो, बाउंड है क्या पब्लिक इंटरेस्ट के केस में, या पब्लिक इंटरप्रिटेशन या पब्लिक लॉ ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस के केस में क्या सुप्रीम कोर्ट बाउंड है? नहीं है। बाउंड कौन से लॉ में है? अगर प्रेसिडेंट एडवाइस मांगते हैं रिगार्डिंग एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, एग्रीमेंट, कन्वेंशन, देन द सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू गिव एडवाइस। पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक द मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस के केस में द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा है, ओनली वन इज करेक्ट है। ठीक है। Now, it is the responsibility of Supreme Court to resolve all the disputes related to federal matters.
और फेडरल मैटर्स के जो भी डिस्प्यूट है सुप्रीम कोर्ट बाउंड है उसको करने के लिए, बिल्कुल बाउंड है। ये कौन से जुरिस्डिक्शन में आता है? ये आता है सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पे, एंड द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इज मेंशन इन आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल भी आप याद रखना, ठीक है। और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या आता है? अगर कोई मैटर है बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, टू और मोर स्टेट्स के बीच का मैटर है, अगर यूनियन वर्सेस एनी स्टेट के बीच में मैटर है, अगर यूनियन वर्सेस टू और मोर स्टेट के बीच का मैटर है, सो दीज ऑल आर द केसेस जहां पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सीनियर मोस्ट जज विल बी अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसका इसका जो बेसिस है वो क्या है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो नहीं है, ये लॉ भी नहीं है, ये एक ट्रेडिशन है या एक कन्वेंशन बोल लो जो चलता आया है, ठीक है। जैसे एक कन्वेंशन हमारे पार्लियामेंट में क्या चलता आया था कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ठीक है, उसकी पोस्ट जो आई थी दैट वाज अ कन्वेंशन, ठीक है। तो ये ट्रेडिशन है। Fill in the blanks with appropriate words. The states of India and their territories shall be specified in the, कौन से है? फर्स्ट शेड्यूल में है, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में है। फोर्थ शेड्यूल में क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स या राज्यसभा में सीट्स का एलोकेशन, ये हमारे सेकंड शेड्यूल में है। ओथ एंड अफर्मेशन एंड सैलरी और एलिमेंट हमारे सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल में है। नो। क्वेश्चन नंबर 10। How has Bharat, that is India, been described in the Article 1 of the Indian Constitution? So Bharat is described as the union of states, ठीक है। और इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनको सेसेशन मतलब अलग होने का राइट नहीं है, जबकि यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां स्टेट्स अलग हो सकते हैं। स्टेट्स के पास स्टेट प्लस यूनियन इन दोनों के लिए हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि यूएसए में क्या होता है, स्टेट्स के लिए के जो लॉज हैं वो अलग हैं, और यूएसए एज अ होल की मैं बात करूं तो उनका एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। एडुकेशन जो है, एडुकेशन इज सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट? तो जो ये लिस्ट है दीज आर मेंशन्ड अंडर सेवन शेड्यूल, ठीक है। तीन तरह की लिस्ट होती है हमारी, यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है एंड कॉन्करेंट लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट में यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉज बना सकती है जो भी सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में होते हैं उनके रिगार्डिंग। स्टेट लिस्ट में स्टेट्स कैन मेक लॉज। फॉर एग्जांपल स्टेट लिस्ट में क्या क्या आता है? पुलिस आ गया, प्रिजन आ गया, ठीक है, एंड एग्रीकल्चर आ गया। ये सारे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट में यूनियन भी लॉ बना सकती है, स्टेट भी लॉ बना सकता है, लेकिन अगर यूनियन एंड स्टेट दोनों लॉ बना लेते हैं तो यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा, ठीक है। तो हमारे एडुकेशन कौन से लिस्ट का सब्जेक्ट है? तो एडुकेशन जो है वो हमारे कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है। Now next is the Parliament of India can create a new state by separating its own territory from any state or by merging two or more states. In which of the following article of the Indian Constitution ये provision mentioned है? This is mentioned in Article 3 of the Constitution. और जो भी ये न्यू स्टेट के क्रिएशन का लॉ है दिस इज टू बी पास बाय सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द यूनियन गवर्नमेंट हैज इनेक्टेड द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 33 एंड 34 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन significantly increases the power of the union government in the event that military rule is imposed in any area of the country. Yes. Article 33 and 34 are related to martial laws in the country, ठीक है। एंड मार्शल लॉ के रिगार्डिंग जो भी राइट्स और जो भी रेगुलेशन या जो भी लॉज होता है वो हमारी पार्लियामेंट बनाती है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है यहाँ पे, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। Now, the executive power of each state shall be exercised in such a manner as to not cause any obstruction or prejudice to the exercise of the executive power of the union.
The executive power of the union shall extend to giving of the such direction to any state as the government of India may deem necessary for that purpose. तो इतना जो ये दिया हुआ है, इसका बेसिक ये है कि आर्टिकल 257(1) में ये दिया हुआ है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट को डायरेक्शन दे सकती है। बस ये इतना क्वेश्चन है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, the government of which state of India published a document to redefine center-state relation in 1970s? तो ये वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट थी जिन्होंने डायरेक्शन इशू किए थे। ठीक है, उस टाइम में लेफ्ट लेफ्ट की गवर्नमेंट थी बंगाल में जिन्होंने सेंटर स्टेट को डिफाइन करने के लिए डॉक्यूमेंट को पब्लिश किया। अब सरकारिया कमीशन was constituted by the central government to investigate matters related to center-state relation. When was the सरकारिया कमीशन फॉर्म? तो सरकारिया कमीशन कब फॉर्म हुई थी? तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि ये फॉर्म हुई थी इन द ईयर 1983 में। ठीक है, डी हमारा करेक्ट आंसर है। Dash in modern times in India, electoral bodies of local governance came into existence. तो किसके टेन्योर में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आई? तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस लॉर्ड रिपन को भी बोला जाता है। इन अराउंड 1882 में आई थी ये। ठीक है, कर्जन के टाइम पे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय। और एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस जो था 1858 का, ये भी इनके अंदर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ट्रू स्टेटमेंट हमें बताना है। 29 subjects which were earlier under the state list have been defined and included in the 11th schedule of the constitution and are to be transferred to the पंचायती राज institution। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 29 subjects हमारे अलॉट हुए हैं पंचायती राज को। It is mandatory for every state to transfer those 29 subjects to पंचायती राज? नहीं, मैंडेटरी नहीं है ये 29 के 29 सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर करना। ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है कि वो कितने सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर करना चाहता है पंचायत को। That is why second wrong है हमारा, only one statement is true. In which year was the law related to local self-governance for areas with tribal majority made? ये एक्चुअली हमसे पूछ रहा है पीसा एक्ट के बारे में। पीसा एक्ट, तो ये पीसा एक्ट 1996 में आया था, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। जैसे 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया था ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो 3 tier मैकेनिज्म था। ठीक है, पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत, ये 3 tier मशीनरी आई थी 73rd अमेंडमेंट एक्ट में। तो यही लोकल सेल्फ गवर्नेंस को ट्राइबल एरिया में इंप्लीमेंट करने के लिए पीसा एक्ट इनेक्ट किया गया था इन द ईयर 1996। ठीक है, दिस एक्ट वाज रिलेटेड टू एक्सटेंशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन टू द ट्राइबल्स, ताकि ट्राइबल्स के पास भी राइट्स हों। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। It is mandatory for every state to appoint a state election commissioner. The state election commissioner will be responsible for conducting elections for the पंचायती राज institution. बिल्कुल करेक्ट है। स्टेट इलेक्शन कमीशन हमारी पंचायती राज इलेक्शंस करवाती है। The state election commissioner works under the control and direction of the chief election commissioner of India. No, इलेक्शन कमीशन ऑफ द स्टेट उनके अंदर काम करती है। रीजन हमारा गलत है, assertion is correct। सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21। Which of the following element has not been prescribed as a criteria for identifying an area as an urban area? तो 50,000 का एरिया शुड बी एटलीस्ट 50,000, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, 50,000 नहीं होता है, ये 5,000 होता है। बाकी सारे क्राइटेरिया इज राइट, ये हमारा सही आंसर है। Now, under the 11th schedule of the Constitution, education has been made a transferable subject under Panchayati Raj. Up to what level of education can be transferred by the state government under Panchayati Raj? तो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को हम पंचायती राज तक ट्रांसफर कर सकते हैं, भी हमारा करेक्ट आंसर है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया में कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था इन द ईयर 1952। ठीक है, India's independence should mean the independence of whole of India. Independence must begin from the bottom. In this way, every village will be a republic. Which famous personality
हैज दी अबव स्टेटमेंट, किन्होंने स्टेटमेंट दिया था? ये दिया था महात्मा गांधी। जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना, आर्टिकल 40 में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। सो गांधी जी का ये कहना था कि असली जो हमारा भारत है वो गांव में बसता है। दैट इज वाई पंचायती राज को हमें प्रॉपर तरह की पावर्स को देना चाहिए। तो ये हमारा करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम मेड ऑन द बेसिस ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, small states have been exempted from constituting पंचायत एट विच लेवल? कौन से स्टेट ने एग्जेम्प्ट किया है? तो मंडल या तालुका पंचायत ये एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ पार्लियामेंट कैन इंक्रीज द एरिया ऑफ अ स्टेट बाय लॉ अंडर आर्टिकल 3। बिल्कुल स्टेट, बिल्कुल सही है। द पार्लियामेंट कैन एडमिट न्यू स्टेट इनटू इंडिया इन आर्टिकल 4। नहीं, न्यू स्टेट का जो एडमिशन है दैट इज मेंशन इन आर्टिकल 2, 4 में मेंशन नहीं है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट हमारा ओनली 1 होगा यहाँ पे। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से मिनिमम वोटिंग एज कितनी हुई थी? मतलब ये नहीं, सॉरी, ये पूछ रहा है कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पहले वोटिंग एज कितनी थी? तो 21 ईयर्स थी, घटा के 21 से 18 कर दिया गया था बाई 61 अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 21। पहले 21 थी, बाद में 18 कर दी गई थी। फॉल्स स्टेटमेंट हमें बताना है। मेनी controversial amendment were made in the constitution through the 38, 39, 42nd amendment act। बिल्कुल सही है। मोस्ट ऑफ दोज controversial amendment were repealed by the 43rd and 44th amendment। देखो इसके पीछे का एक ही लॉजिक है, ये सारा कुछ यहाँ पे सही दिया हुआ है। यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट है, जो इमरजेंसी लागू हुई थी इंडिया में इन द ईयर 1975। पहले के जितने प्रोविजंस थे जो कि 38, 39 और 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आए थे, 1975 में इंदिरा गांधी ने बहुत अपने मन से धज्जियां उड़ाई थी सारे प्रोविजंस की। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1972 में आया था, इसकी भी धज्जियां उड़ाई गई। इमरजेंसी जब खत्म हुई उसके बाद में एक और अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, विच वाज 44th अमेंडमेंट एक्ट। इस अमेंडमेंट से जितने भी ड्रैकोनियन प्रोविजंस थे 38, 39 और 42nd अमेंडमेंट के, इनको चेंज किया गया। और ताकि ऐसी सिचुएशन ना आए कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऑल पावरफुल हो जाए इमरजेंसी के टाइम में और सबके राइट्स को ले लिया जाए। तो ये बेसिकली ये क्वेश्चन इमरजेंसी के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है। फॉल्स स्टेटमेंट हमें बताना है, तो इसमें नीदर 1 नीदर 2 स्टेटमेंट फॉल्स है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है यहाँ पे। नाउ इन विच केस वाज द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन propounded बाय द सुप्रीम कोर्ट? ये आया था केशवानंदन भारती केस ऑफ 1973। मिनर्वा मिल्स केस जो था, ये इसका ईयर याद रखना 1980 में था। गोलकनाथ केस, ये 1960 का केस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30th में हमसे क्या पूछा है? द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज वीकेंड द बैलेंस ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। नहीं, वीक क्यों करेगा, ये तो स्ट्रेंथन कर दिया ना। क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में जो जो प्रोविजंस डाले गए हैं उनके अगेंस्ट लॉ नहीं बनाया जा सकता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ने फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की है, फ्लेक्सिबिलिटी को वीक नहीं किया है बल्कि स्ट्रॉन्ग किया है। आफ्टर 1973 courts have attempted to determine the element of basic structure in many cases। बिल्कुल, 1973 में पहली बार पेशवानंदन भारती केस में ये प्रोविजंस आए थे, उसके बाद कोर्ट ने मल्टीपल अटेम्प्ट किए हैं टू डिफाइन द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है। ओनली ट्रू स्टेटमेंट हमारा सेकंड हो जाएगा। विच कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज पीस कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान। नाउ क्वेश्चन 32 है, only the legal approach can be adopted towards constitution and not the approach of moral or political philosophy। बिल्कुल गलत। अब देखो, ओनली एक्सट्रीम वर्ड आ गया, एक्सट्रीम स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकता है आंसर, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। Some people believe that the constitution is made only by laws and the laws are one thing and the values are completely a different thing। Yes, true। ए हमारा फॉल्स है, आर हमारा करेक्ट, डी हमारा करेक्ट आंसर होगा।
The next question is which statement will be considered true about the achievements of the Indian Constitution? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अचीवमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है. The first statement is the Constitution has strengthened liberal individualism by giving it a shape. बिल्कुल सही बात है. And this idea of liberty and freedom is given in the Article 19 of the Constitution. Next is the Constitution has accepted the principle of social justice without curtailing individual liberty. Yes, three types of justice have been defined in the Constitution. Constitution में भी preamble to be specific. प्रियम्बल में तीन तरह के जस्टिस की बात की गई है. सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस. सोशल जस्टिस का आइडियल्स आर गिवन इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ऑल्सो फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 14 which is right to equality also ensures social justice. The constitution has provided group rights even in the background of the mutual tension and conflict between different communities. Yes, तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही है. डी इज द राइट आंसर. नाउ the biggest symbol of the Cold War, the Berlin Wall, was demolished in the year 1989. What type of political division did the Berlin Wall symbolize? The Berlin Wall symbolized the capitalism and communism. The disintegration of USSR is considered a major global event. USSR disintegrate कब हुआ था? तो in the year 1991. ठीक है. After the disintegration of which country in the year 1991, Bosnia, Herzegovina, Slovenia, and Croatia came into existence as an independent countries. So all these countries were part of Yugoslavia, जो कि 1991 में सोवियत ब्रेकडाउन के बाद में अलग हो गए थे. What does shock therapy mean in the context of global politics? So what is shock therapy? It is the transition from communism to capitalism. Which was the first republic to declare independence from Soviet Union? बहुत important question है. पहली कंट्री कौन सी थी to declare independence from Soviet Union? So the name of the country was Lithuania. Which of the following countries is not considered a part of Baltic Republic? तो अर्मेनिया इज नॉट अ पार्ट. अर्मेनिया हमारे सेंट्रल एशिया का रीजन है, जबकि एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, दीज ऑल आर बाल्टिक कंट्रीज. नाउ assertion and reason का क्वेश्चन है. चाइना made tremendous progress since 1978 and emerged as a major economic power in the following years. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. In December 1978, Deng Xiaoping launched the open door policy. बिल्कुल ये करेक्ट है. तो ए भी सही है हमारा. एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion that is given. नाउ ईयू से रिलेटेड क्वेश्चन है. सबसे पहले तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, दिस वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1957. यूरोपियन काउंसिल वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1949. यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन EECO, इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1992. और यूरोपियन यूनियन कब बना था? इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1949. अगर मैं नेटो की बात करूं तो NATO was formed in the year 1949. ब्रेक्सिट का मतलब क्या है? What does the Brexit mean? So the Brexit was Britain's exit from the European Union. It happened in the year 2016. In 1967, 5 countries of Southeast Asia established ASEAN by signing the Bangkok Declaration was signed. बार्डुम डिक्लेरेशन से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बना था. ठीक है. एशियान के करेंटली अभी 20 मेंबर्स हैं, ये भी आप ध्यान रखना. एंड ऑल दी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ एशियान. एशियन रीजनल फोरम ये कब स्टैब्लिश हुआ था? सो इट वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1994. अंडर whose लीडरशिप डिड द चाइनीज कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन ऑफ 1949 टेक प्लेस? तो इट वाज हेल्ड अंडर माओ जेडोंग. What is the international border line dividing the South Korea and North Korea? इसको क्या बोलते हैं?
It is known as the 38th parallel line. McMahon line is the official line between India and China, where, whereas Radcliffe line is between India and Pakistan. The next question is अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले तो 1962 में क्या हुआ था? 1962 में बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है। उसके पहले 1960 में इंडस ट्रीटी, इंडस रिवर ट्रीटी हुई थी। देन 1965 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था। ठीक है। तो सबसे पहले तो 3 आ गया। देन ताशकंद एग्रीमेंट वाज साइंड इन द ईयर 1962। देन कम्स द शिमला एग्रीमेंट। ठीक है। 1971 में बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस हुई थी। तो सबसे पहले तो 3 होगा और लास्ट में 1 होगा। 3 एंड 1 ऑप्शन बी में है, तो बी इज द राइट आंसर। इन विच ईयर did the member countries sign the formation of South Asian Free Trade Agreement, SAFTA? So this was signed in the year 2004. With which of the following countries does India have a dispute regarding the border line of Sar Creek? So Sar Creek, this is in Gujarat. This is a marshy area. ठीक है। गुजरात में है ये, और ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगती है, उसके साइड है। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? तो सार्क का कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था? इन द ईयर 1985 में सार्क बनी थी। एंड इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सी हमारा राइट आंसर है। LTTE में व्हाट वाज द, दिस वाज अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ श्रीलंका। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द मर्डर ऑफ बॉम्बिंग ऑफ राजीव गांधी। सो व्हाट वाज द फुल फॉर्म? इट वाज लिबरेशन, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। इलम ऐसे है। ठीक है। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। The United Nations was formed not to take humanity to heaven but to save it from hell. डैग हेम्सकॉर्ड ने ये बोला था। वो कौन थे? वो ही वॉज द सेकेंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस डेज कब सेलिब्रेट किया जाता है? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 24th अक्टूबर। यूनाइटेड नेशन के रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट है, देयर आर 51 ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द यूएन। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। कौन सा चार्टर था यूएन से रिलेटेड? इट वाज द अटलांटिक चार्टर। आई होप ये याद रहेगा। ठीक है। A 2 month long conference was held in San Francisco in April May on the issue of making the United Nations an international organization. Yes, दोनों हमारे स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब सेक्रेटरी जनरल का टेन्योर है, इसको हमें मैच करना है। अभी हमने देखा सबसे पहले कि डैग हैम्सकॉट ये जो थे ये सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो ए का तो हमारा 2 होगा। तो चलिए ये 2 ऑप्शन में है। तेरेवगी ली ये हमारे फर्स्ट थे, तो ये वहां यहाँ पे 1 भी करेक्टली मैच्ड है। देन अगर मैं थर्ड की बात करूं तो यू थांत जो थे वो थर्ड सेक्रेटरी जनरल थे एंड एंटोनियो गुटेरेस ये 9th है। तो इस हिसाब से हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये कब स्टैब्लिश हुई थी? दिस वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1957। क्वेश्चन नंबर 57, in which year was the World Trade Organization established as a successor to the General Agreement on Trade and Tariff? तो कब बनी थी ये बनी थी इन द ईयर 1995। लोगो क्या है यूनाइटेड नेशंस का? तो लोगो इज मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑलिव ट्री अराउंड इट। नाउ security policy is concerned with preventing the possibility of war, which is called resistance या deterrence
एंड विथ लिमिटिंग और एंडिंग वॉर विच इज कॉल्ड डिफेंस। बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये हमारी साइन हुई थी इन द ईयर 1968। केमिकल बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन ये साइन हुआ था हमारा 1972। एंड केमिकल वेपन ट्रीटी ये साइन हुई थी हमारी 1992 में। ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज मोस्ट कंफ्लिक्ट इन द वर्ल्ड ऑकर इन कंट्रीज साउथ ऑफ द सहारा डेजर्ट। बिल्कुल सही है। दिस एरिया इज द पुअरेस्ट एरिया। यस, एंड दिस इज प्रोन टू पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक टेंशंस। ठीक है, द कंट्रीज लाइक मॉरिटानिया, सहारा, ठीक है, माली, नाइजर, इन कंट्रीज में सूडान, साउथ सूडान, कीवू विच इज इन कॉन्गो, दीज, ये सब कंट्री में बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट होता है। दैट इज वाई हमारा स्टेटमेंट भी सही है एंड असर्शन भी करेक्ट। 1992 में यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी हमारी रियो में। तीन एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुए थे। यूएनएफसीसी, दूसरा था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एंड देन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये तीन साइन किए गए थे, रियो में हुआ था ये। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन द ईयर 1972। पेरिस में ये हुई थी 2015 में। क्योटो में आई थिंक 1998 में हुई थी। क्योटो प्रोटोकॉल भी आया था, तो ये भी आप ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन 63। The Antarctic region plays an important role in maintaining balanced climate of the world. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। Next is the inner glacial layer. Here is an important source of information about the accumulation of greenhouse gases. Yes, A भी सही है and the reason which is given is also correct explanation. क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में साइन हुआ था, इंडिया ने कब रेटिफाई किया था? 1997। पहले मैं 98 बताया था बट 97 इसका सही होगा, इसको करेक्ट कर लेना आप। इंडिया ने साइन किया था इसको इन द ईयर 2002। The government of India is participating in global effort related to environment through various programs. बिल्कुल करेक्ट है ये। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट has passed the एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट इन द ईयर 2010। नहीं, 2010 नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ये पास हुआ था 2001 में। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है, ओनली वन स्टेटमेंट इज राइट। व्हाट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एज अ कंसेप्ट? ओ इट इज फ्लो। नाउ फॉल्स स्टेटमेंट हमें बताना है। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड सोशल फोरम was held in 2001 in Porto Alegre, Brazil. The World Social Forum is a worldwide platform of opposition to neoliberal globalization. दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, गलत स्टेटमेंट हमारा कोई भी नहीं है। Which person makes the following statement on the eve of India's independence? Tomorrow we will be free from the slavery of the British Raj, but at midnight India will also be divided. Therefore, tomorrow will be the day of happiness and also sadness for us. The statement was given by Mahatma Gandhi. Who is known as Frontier Gandhi? खान अब्दुल गफार खान। ठीक है, इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन भी थी, रेड शर्ट्स एंड खुदाई खिदमतकार। खुदाई खिदमतगार। No. Even before August 15, 1947, the rulers of most of the princely states signed a memorandum of understanding for the merger with the Indian state. The memorandum of understanding is called, so this memorandum was also called as instrument of accession. ठीक है, तीन स्टेट्स थे ऐसे। पहला तो था कश्मीर का, सेकंड वन वाज जूनागढ़, थर्ड वाज त्रावणकोर। ये इंडिया में मिलने को तैयार नहीं थे। ठीक है, बाद में इनको मिलाया गया था। जूनागढ़ था एंड देन एक स्टेट था हैदराबाद का। हैदराबाद में तो पुलिस एक्शन हुआ था जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो इन द ईयर 1948। उसके बाद हैदराबाद बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया। After independence, Andhra Pradesh was the first state in India to be reformed on linguistic basis.
आंध्र प्रदेश वॉज फॉर्म फॉर तेलुगु स्पीकर बाय सेपरेटिंग विच प्रोविंस, तो मद्रास प्रोविंस को सेपरेट किया गया था। वाई डिड बाबा भीमराव अंबेडकर रिजाइन फ्रॉम नेहरूज फर्स्ट कैबिनेट, क्यों? हिंदू कोड बिल के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट था इनका, ठीक है, इसके अगेंस्ट में इन्होंने जो है वो रिजाइन किया था। अब मैं बी आर अम्बेडकर के बारे में बताऊं तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी इनकी। हु वाज द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनसंघ एंड द प्रेडेसेसर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, कौन थे? तो वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। एनआईटी इंडिया में कब स्टैब्लिश हुई थी? सो एनआईटी वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1 जनवरी 2015। यही वो टाइम था जब नीति आयोग भी स्टैब्लिश की गई थी। नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। एंड नीति आयोग ने जगह ली थी प्लानिंग कमीशन की, ठीक है, प्लानिंग कमीशन की जगह ली थी। When and by whom was the Indian Statistical Institute established? तो पीसी महलनोबिस के नाम के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1931। द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे? फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर वाज जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू 1946 से लेके 1964 तक फॉरेन मिनिस्टर रहे थे, ये भी फैक्ट आप ध्यान रखना। Next is, where was the first Afro-Asian conference held? It was held in the Badung. What is the correct pair of the leaders of the two countries who signed the Panchsheel Pact? तो ये तो सबसे पहले तो जवाहरलाल नेहरू थे एंड दूसरे चाइनीज लीडर थे चौ एन लाई। सी हमारा करेक्ट आंसर है। हु वाज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडिया चाइना वॉर? डिफेंस मिनिस्टर कौन थे हमारे? वो थे कृष्णा मेनन। Which country played a role of mediator in the famous Tashkent agreement between India and Pakistan? किसके बीच एग्रीमेंट हुआ था? किसने रोल प्ले किया था? वो किया था सोवियत यूनियन ने। ठीक है, अब ये देखो, चंद्रयान 3 जिस एरिया में लैंड किया था उस एरिया का नाम क्या था? शिव शक्ति पॉइंट। ये सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। तो मैं पीडीएफ इसकी मैंने प्रोवाइड कर दी है चैनल पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। जो चैनल का लिंक होगा वो आप जब यूट्यूब का चैनल ओपन करोगे उसके डिस्क्रिप्शन के पार्ट में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक ऑलरेडी मेंशन किया है। चैनल को ज्वाइन करके यू कैन गेट द पीडीएफ। एंड साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स की भी मैंने कंप्लीट करा दी है ऑलरेडी, तो आप उसको भी देख सकते हो। टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू।